चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी कैसा वर्ड है? एक प्रश्न तो यही पूछा गया कि बायोलॉजी कैसा शब्द है, तो आप कहेंगे भैया इंग्लिश का शब्द है तो दो ही चीजों से मिलकर बना होगा, या तो ग्रीक होगा या तो लैटिन होगा। लैटिन समझते हो ना? हाँ, ठीक है। तो बायोलॉजी है, अगर इंग्लिश वर्ड है तो ये दो शब्दों से ही बना होगा, या तो ग्रीक या तो लैटिन। तो आंसर विल बी ग्रीक। ठीक है। अब यहां पे दो शब्द है, आप एक देखेंगे बायो और आप ये देखेंगे लोगस। ठीक है, या बायोस एंड लोगस कर सकते हैं। बायो का मतलब होता है सजीव, बायो का मतलब होता है सजीव, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो जिनमें जान है, अरे हाँ कि ना, जिसमें जान है तो सजीवों का अध्ययन ही हम लोग यहां पर करेंगे, किसमें? बायोलॉजी में। तो सजीव कौन कौन है, किसमें किसमें है जान? तो आप कहेंगे सर हमारे अंदर है जान। ठीक है, तो जब तक है जान तब तक तैयारी करो। तो यहां पर हम लोग जंतु की बात कर सकते हैं, और यहां पर हम लोग पादप की बात कर सकते हैं, पौधों की बात कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जंतुओं का अध्ययन करना शुरू कर दें, समझ रहे हो, यदि हम लोग जंतुओं का अध्ययन करना शुरू कर दें तो एक नई ब्रांच बन जाती है, वो होती है जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान। तो यहां पर आपको एक नई शाखा देखने को मिली, यदि आप जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो जूलॉजी, और लॉजी मतलब क्या? अध्ययन करना। और अगर आप पादप का अध्ययन करना शुरू कर दें, पादप का अध्ययन करना शुरू कर दें, यानी पौधों का अध्ययन करना शुरू कर दें, तो फिर बन जाएगा आपका बॉटनी, BOTANY। तो इसे हम लोग कहेंगे वनस्पति विज्ञान। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? इसे हम लोग कहेंगे वनस्पति विज्ञान। तो अब यहां पे तीन प्रश्न बनेंगे। क्या? सबसे पहले बायोलॉजी का पिता कौन है, फिर जूलॉजी का पिता कौन है, और फिर इसके बाद बॉटनी का पिता कौन है ना? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो आप कहेंगे एरिस्टोटल है। कौन है भैया? एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल मतलब क्या? अरस्तु है, अरस्तु। और अरस्तु ही जंतु विज्ञान के भी जनक हैं, अरस्तु ही जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। तो जूलॉजी के फादर और बायोलॉजी के फादर दोनों सेम है, तो आपका आंसर आएगा जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है आपका? तो अरस्तु। और बायोलॉजी के भी कौन है? तो आप कहेंगे अरस्तु। इसके बाद पादप यानी बॉटनी के जनक पूछे जाएं तो आपका आंसर आएगा थियोफ्रेस्टस। क्या आंसर आएगा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। बताइए समझ में आया? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। अब सुनिएगा, अरिस्टोटल ने यानी कि अरस्तु ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमल से बना है, एनिमेलियम, एनिमल मतलब होता है जंतु, जिसमें सबसे पहली बार 500 जंतुओं के बारे में बताया गया था। तो क्वेश्चन है अरिस्टोटल की किताब का नाम क्या है? तो आप कहेंगे हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम। ठीक है, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इसमें कुल कितनी जंतुओं के बारे में बताया गया? तो आप कहेंगे 500 जंतुओं के बारे में। उसी प्रकार से जो थियोफ्रेस्टस थे, इन्होंने सबसे पहले 500 पौधों के बारे में बताया और एक किताब लिखी जिसका नाम क्या होगा? हिस्टोरिया प्लांटोरियम। प्लांट मतलब पौधा, तो इनकी किताब का नाम क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया, है ना, प्लांटोरियम। क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया प्लांटोरियम। याद रखोगे? तो हिस्टोरिया प्लांटोरियम, प्लांटोरियम। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई। तो सबसे पहली बात, हिस्टोरिया एनिमेलियम किसका है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम हो जाएगा आंसर आपका अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटोरियम किसका है? तो आपका आंसर आ जाएगा कौन? थियोफ्रेस्टस। चलिए अगली बात करेंगे। नॉर्मल सी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं, है कि नहीं? इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? जल्दी बताएंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो आपका आंसर आएगा हिप्पोक्रेटस। क्या आंसर आएगा? हिप्पोक्रेटस। ये कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, इसलिए बता रहा हूं, याद कर लीजिए। हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन होगा? तो चिकित्सा विज्ञान का जनक आपका है, या मेडिकल साइंस का जनक आपका कौन होंगे? तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेटस। अब यहां पर देखो, यदि थोड़ी सी आपको हल्की सी इतिहास आती हो तो यहां पे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, गॉड ऑफ मेडिसिन,
सुना होगा आपने, गॉड ऑफ मेडिसिन पूछा जाता है। अब यहां पे जो गॉड ऑफ मेडिसिन है, इससे मैं दो प्रश्न बनाता हूं। एक, इन वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व स्तर पर गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है, एंड गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, भारत में भारत में मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है, और विश्व स्तर पर मेडिसिन का पिता किसे कहा जाता है, गॉड यानी कि भगवान किसे कहा जाता है। तो इंडिया की बात की जाए तो आपका आंसर आएगा धन्वंतरी। इंडिया की बात की जाए तो आपका आंसर आएगा धन्वंतरी, और वर्ल्ड की बात की जाए तो आपका आंसर आएगा एस्क्लेवियस। क्या आंसर आएगा, एस्क्लेवियस। तो गॉड ऑफ मेडिसिन आपने कई बार अगर प्रीवियस के पेपर लगाए होंगे तो पेपर में लिखा रहता है कि बताइए गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है ना, तो आप कहेंगे गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है धन्वंतरी को। याद रखोगे। अच्छा, यहां पर अब दो बंदे मैं आपको बता रहा हूं, एक है लैमार्क और एक है डार्विन। इन दोनों बंदों को याद रखिएगा, एक है लैमार्क और एक क्या है, डार्विन। लैमार्क का एक सिद्धांत है जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक, किताब का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक, और इसकी है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इसी के अंदर है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। बात समझ में आई, समझा देता हूं। लैमार्क ने क्या कहा, बस इतने ही याद रखना है और कुछ नहीं, जितना मैं बताऊंगा उतना याद रखिए, ज्यादा अंदर डिटेल में जाएंगे पेपर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ज्ञाता बन जाओगे फिर टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। फिलोसफिक जूलॉजी, तो लैमार्क ने क्या कहा, बस सुनते रहना जो मैं आपको बता रहा हूं। लैमार्क ने कहा कि मनुष्य जिस अंग का प्रयोग, मनुष्य हो, जानवर हो या कोई भी सजीव वस्तु की बात कर रहे हैं, मनुष्य या जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जिस अंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करती हैं, है ना, वह अंग विकसित होता है, और जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर दोगे वो धीमे धीमे अगली पीढ़ी तक विलुप्त हो जाएगा। है सिंपल सी बात। आप एक काम करिए, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे झूठ बता रहे हैं, कुछ ना करिए, आप जिम जाइए, आप जिम जाइए और जिम जाके डंबल उठाइए और एक हाथ से ही डंबल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और 1 महीने तक कीजिए, एक ही हाथ से डंबल कीजिए और आप फर्क देखेंगे। आप जिस हाथ से डंबल चला रहे थे, है ना, उसकी मांसपेशियां डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और जिससे नहीं चला रहे थे वो पतला रह जाएगा। तो बिल्कुल सही है, लैमार्क ने बिल्कुल सही कहा। लैमार्क ने कहा व्यक्ति जिस अंग का प्रयोग करेगा वह अंग विकसित होगा, जिसका अंग का प्रयोग नहीं करेगा वो अंग अगले पीढ़ी तक विलुप्त हो जाएगा। और ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है ना, तो ऐसे अंगों को क्या कहेंगे, ऐसे अंग जो अगली पीढ़ी तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये आपके कान, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ईयर पिन्ना, इसे कहते हैं कर्ण पल्लव पेशियां, जैसे अपेंडिक्स, है ना, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स बहुत जरूरी थी, लेकिन अब तो अपेंडिक्स गायब हो रही है। कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो लोग कटवा के उसका ऑपरेशन करवाते हैं, है ना। अकल की दाढ़, बात समझ आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अभी हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे, अपेंडिक्स के बारे में और बताएंगे जब हम आपको कार्ब्स पढ़ा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे होंगे, है ना, सेल्यूलोज पढ़ा रहे होंगे, तब उसमें हम आपको अपेंडिक्स के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, समझ में आ गया ना। अवशेषी अंग क्या है, समझ में आ गया ना। जिस अंग का प्रयोग व्यक्ति वर्तमान में नहीं कर रहा है उसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है, पक्की बात, 100%, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ेंगे। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन महोदय ने कहा कि प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत, है ना, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत, स्पेसीज की ओरिजिन में प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत काम करता है। यानी प्रकृति जिसको जीवित रखना चाहती है सिर्फ वही जीवित रहते हैं, और जिनको जीवित रखना नहीं चाहती वही जीवित नहीं रहते। जैसे रेगिस्तानी पौधों की जो जड़ें थीं वो 2 प्रकार की थीं, एक लंबी जड़ वाले पौधे, एक छोटी जड़ वाले पौधे। अब प्रकृति ने रेगिस्तान में पानी की कमी कर दी, तो जिनकी जड़ें लंबी थीं सिर्फ उनको पानी मिल पाया, जिनकी जड़ें छोटी थी उनको पानी नहीं मिल पाया, समाप्त हो गई।
इसने और भी कहा कि जिराफ दो प्रकार के थे, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले। प्रकृति ने लंबी गर्दन वाले जिराफ को जीवित रखना चाहा तो वही जीवित हैं, और छोटी गर्दन वाले समाप्त हो गए। यानी यहां पर जो सब कुछ है डार्विन, वो सिर्फ प्रकृति के बारे में बताते हैं कि प्रकृति जिसको जीवित रखना चाहती है सिर्फ वही जीवित रहते हैं, जिसको जीवित रखना नहीं चाहती वह व्यक्ति जीवित नहीं रहते। तो यहां पर ये दो महानुभाव आपको समझ में आ गए, लैमार्क एंड डार्विन। इनकी दो किताबें बस याद कर लीजिएगा, फिलोसॉफिक जूलॉजिक और एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे ब्रांचेस पर, ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे ब्रांचेस पर, शाखाएं। ठीक है, ब्रांचेस या शाखाओं पर। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहां पर हम लोग अध्ययन पर बात करने वाले हैं बेसिकली, है ना। कहेगा आपसे बताइए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ डैश डैश, ठीक है। तो यहां पर स्टडी ऑफ, यहां पर हम लिख रहे हैं और आप लोग इसका आंसर मन में सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कवक की, कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। जहां पर जरूरत होगी इंग्लिश की वहां पे बता दीजिएगा, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। अब दिक्कत यह है कि अगर हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर बोर्ड में आ नहीं पाएगा, फिर बहुत सारी स्लाइडें आ जाएंगी, फिर आप कहेंगे अरे बाप रे इतनी बड़ी पीडीएफ सर ने बना कर दे दी है कि मन ही नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक। तो कवक को कहते हैं फंजाई, ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके बाद कवक के बाद शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल को कहते हैं एल्गी। समुद्र में उगने वाली घासों को शैवाल कहते हैं। फिर इसके बाद कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। इसके बाद ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक, टिश्यू कहते हैं इसे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। इसके बाद सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्नेक्स, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। मन में सोच रहे हो आप लोग, मुझे तो नहीं लग रहा, कि आवाज आनी चाहिए जब आप सोचें, तो यहां तक आवाज आनी चाहिए कि मेरे बच्चे सोच रहे हैं, है ना। छठवां, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्लड, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हृदय, हृदय, हार्ट, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर इसके बाद अगला किडनी, जिसे हम लोग कहते हैं गुर्दा, ठीक है, वृक्क कह सकते हैं, वृक्क, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, अंडा समझते हो, एग, है ना। अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, कम से कम 15 पढ़ेंगे, और भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने सोचा कुछ, आप लोगों के मन में कुछ आया कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, फंगस। देखिए आप लोग सोचते हैं कि सर फंगस है तो फा से फंगस, फा से फाइकोलॉजी कर लेते हैं, जबकि गलत हो जाता है ना। जो कवक है उसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, है ना। हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, माइकोलॉजी, क्लियर। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। जब मेरा पहला वीडियो गया था, जब मैं पहली बार आया था आपके इस सेशन में, तो सभी लोगों ने कहा था कि सर हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, है ना, क्योंकि हमारे पास हिंदी की लगता है जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर आपको लगे इंग्लिश लिखना चाहिए वहाँ पे बता दीजिएगा, मैं उसकी इंग्लिश लिख दूंगा। तो कवक का क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। शैवालों का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे फाइकोलॉजी। तो शैवालों का हो जाएगा फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि फाइकोलॉजी फंगस का होगा, नहीं, फाइकोलॉजी शैवाल का होगा। कोशिका का क्या होगा, साइटोलॉजी,
फिर से इंग्लिश में लिख दिया। ऊतकों का क्या होगा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का क्या होगा? हिस्टोलॉजी। सांपों का क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑफियोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी। बात समझ में आ गई? अंडों का अध्ययन कहलाएगा, जैसे कि बचपन में जब कभी रिपोर्ट कार्ड आता था, पापा कहते थे कितने नंबर मिले, है ना, तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट में 0 मिले रहते हैं तो तो पिताजी कहते थे कि अंडा लेकर आया है। तो अंडा कैसे होते हैं? 2 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊलॉजी, डबल ओ लगा दो और लॉजी लिख दो, बस काम खत्म। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? यूनिट। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? तो आप कहते हैं न्यूरॉन। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की इकाई हो जाएगी न्यूरॉन, तो न्यूरॉन से बन जाएगा न्यूरोलॉजी। क्या बन जाएगा? न्यूरोलॉजी। ठीक है। किडनी, किडनी मतलब वृक्क, इसी को कहते हैं गुर्दा, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि देखिएगा तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन से बन गया है न्यूरोलॉजी। और किडनी या फिर वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन, इसीलिए उसका बन गया नेफ्रोलॉजी। है कि नहीं? हृदय का अध्ययन आपको सबको पता है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। इसके बाद रक्त का अध्ययन हीमैटोलॉजी। हीमैटोलॉजी। कैसे याद करेंगे? हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, तो आप कहेंगे हीमैटोलॉजी। इसके बाद यकृत का अध्ययन, यकृत, लिवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी। याद रखिएगा, हेप्टोलॉजी। ये अब आप बस अपने मन में सोचिए कि आपको कितने कितने आते थे, आपको कौन कौन सा आता था, कौन कौन सा नहीं आता था, बस इतना सोचिए आप लोग, जल्दी बताएंगे। 11 हो गए। 11 के बाद अगला 12वां है अस्थियों का अध्ययन। अस्थि मतलब बोन, अस्थियों का अध्ययन, बोन। अगला दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन, इसे कहेंगे टीथ, दांतों का अध्ययन। इसके बाद दांतों का अध्ययन हो गया, ठीक है। इसके बाद चलो यही ले लेते हैं। इसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण का अध्ययन, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो अस्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। देखो अस्थि होता है ऑस्थि, तो हो जाएगा ऑस्टी। समझ में आ गया? अस्थि को कर लेंगे ऑस्थि, हो जाएगा भैया, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। दांतों का अध्ययन, दांत, ओडोंटो, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो लिख देंगे ओडोंटो। क्या लिख देंगे? ओडोंटो, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। इसका हो जाएगा एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी। इसके बाद एंजियोलॉजी के बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे हाँ, मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशी, मांसपेशियों का अध्ययन, मसल्स का जो अध्ययन है, ठीक है। देखिए मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन। मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? मायोसिन। इसलिए इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी। क्या कहलाएगा? मायोलॉजी। बात समझ में आ रही है? इसके बाद 16वां पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स, बर्ड्स का अध्ययन, ठीक है। कीटों का अध्ययन, कीटों का, ठीक है। कीटों का मतलब इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इंसेक्ट्स का कहलाता है एंटाइमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटाइमोलॉजी। बताइए सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? फटाफट बताएंगे। ये 17 बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये 17 बातें मैं आपको फिर से विश्वास दिला रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप उठाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, जितने भी अध्ययन सर ने बताए थे वो सारे धीमे धीमे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 17 हो गया। 18वां देखते हैं, चींटियों का अध्ययन, चींटियों का, चींटी, आंट्स, ठीक है। चींटियों का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी,
मिकोलॉजी, ठीक है, चींटियों का अध्ययन। 20 तो कर ही दूंगा, चींटियों का अध्ययन हो गया 19 और एक 20। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन इतनी बार आया है। और अच्छा बताइए कौन सा कैंसर जेनेटिक होता है, कौन सा कैंसर जेनेटिक होता है, जल्दी बताएंगे कौन सा कैंसर जेनेटिक होता है, जेनेटिक, जल्दी से कौन सा कैंसर जेनेटिक होता है, सोच लिया, पक्की बात है 100%, भूलोगे तो नहीं ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम डिसीज, और इसको प्यार से कहते हैं क्या, ब्लड कैंसर, रुधिर कैंसर। समझ में आ गया, ये जो ब्लड कैंसर होता है वो जेनेटिक होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 20वां याद कर लीजिए, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, तो आपका आंसर आ जाएगा पोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन तो बहुत ही आया यार पेपर में, मछली का भी पढ़ लेते हैं। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, है ना, मछलियों का अध्ययन कहलाएगा इक्थियोलॉजी। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे विटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन अगर करना है, अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर, अगर मछली का उत्पादन बढ़ाना हो, मछली के उत्पादन को यदि बढ़ाना हो, मछली पालन यदि बढ़ाना हो, तो इसे कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। और उसी प्रकार से यदि रेशम का उत्पादन बढ़ाना हो, रेशम का उत्पादन बढ़ाना हो, रेशम का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना हो, तो रेशम पालन क्या कहलाएगा, आप यह शहतूत के कीड़े पाले जाएं तो ये क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। तो चलिए ये स्लाइड भर गई है, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ब्रांचेस जो हमने आपको यहाँ पर बताई हैं वो समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा कुछ नहीं आता है यार, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, अभी बहुत सारे हैं, बाकी जब मैं आपको और भी अध्ययन पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। बताइए यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से यहाँ तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर आई हैं तो फटाफट से यस सर बोलना है, और नहीं आई हैं तो भी फटाफट से यस सर ही बोलना है, ठीक है। ये धन्यवाद क्यों आ जा रहा है, चलो बढ़ा जाए, एक सेकंड बस स्लाइड चेंज कर लेते हैं। हाँ, पहला टॉपिक उठाते हैं, जितना पेपर में आता है सिर्फ उतना, सेल, इसको कहते हैं कोशिका, ठीक है। सुनिएगा, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है सजीव और एक कौन है, निर्जीव। क्या बोलते हैं, एक है सजीव और एक क्या है, निर्जीव। तो सजीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई, सजीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई कहलाती है कोशिका, यानी कि सेल कहलाती है। बात समझ आ रही है। जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उससे बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंगक, अंगक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बनती है आपकी बॉडी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, सजीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, कोशिका। कोशिका से क्या बनता है, कोशिका से समूह से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंगक, अंगक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद बनता है आपका शरीर, ठीक है। तो यहां पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सेल, और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू को क्या बन जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन है ना, ऑर्गन का फिर क्या बनेगा भैया, ऑर्गेनिज्म बनेगा इसका, ऑर्गेनिज्म, फिर बनेगा ऑर्गन, फिर बनेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर बनेगी आपकी बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मल सा कि बताइए सजीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई क्या, तो सजीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई आपका हो जाएगा कोशिका। तो यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। लेकिन अगर वो निर्जीवों की बात करें, यदि हम लोग यहीं पर निर्जीवों की बात कर लें,
निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई होती है, निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो बनता है अणु, और जब अणु मिल जाते हैं तो बनते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व। और अभी कितने तत्व हैं? अभी कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल एलिमेंट कितने हैं बताएंगे? कुल एलिमेंट कितने हैं अभी तक? तो आप कहेंगे 118। 118 है। 119वां जो है वो ढूंढ तो लिया गया लेकिन अभी मान्यता मिली नहीं है, तो 118वां कौन सा हो जाएगा? अनऑक्टियम। क्या हो जाएगा? अनऑक्टियम, UUO, है ना। और 119वां कौन सा भी खोजा गया है? अनएनीमियम, UUE, ठीक है ना, UUE, अनएनीमियम। बाकी केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो निर्जीव वस्तु की सबसे छोटी इकाई परमाणु और सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका की। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला प्रश्न यहां पर लिख देता हूं, सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है, ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। संरचनात्मक व कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या बताया था हमने आपको? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। पहला टॉपिक सेल, कोशिका। सबसे पहली हेडिंग पड़ जाएगी कोशिका। ठीक है, बात है 1665 ईस्वी की, बात है 1665 ईस्वी की। एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे, सुनते रहिएगा। बात है 1665 ईस्वी की, एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने जैसे कि उनको जैसे खांसी वासी होती है ना, तो खांसी वासी करने में पहले क्या होता था कि बोतल होती थी, बोतल, बोतल में ढक्कन नहीं होता था, तो उसकी जगह लकड़ी का टुकड़ा काटकर लगा देते थे, है ना, तो उसे कहते हैं कॉर्क। तो इन्होंने सबसे पहले जो सेल्स की खोज की थी वो लकड़ी के कॉर्क में की थी, अर्थात वो कैसी सेल्स थी? डेड सेल्स थी। याद रखिएगा, कैसी सेल थी? डेड सेल थी। तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक इसके बाद आए और एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। याद रखिएगा, यहाँ पे दो बातें बताई हमने आपको। कोशिका की खोज की बात हम लोग यहाँ पर करें तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने करी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने करी थी, है ना। किसमें की थी? लकड़ी के कॉर्क में, लकड़ी के कॉर्क में, लकड़ी के कॉर्क में। और ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज किसने करी? क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज किसने करी? लिविंग सेल की, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, लिविंग सेल, जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज किसने करी? तब आपका आंसर आ जाएगा क्या? तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। बात है 1683 ईस्वी की। बात कब की है? 1683 ईस्वी की। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपना रात का खाना खाया और खाना खा के सो गए, और जब वो सुबह उठे तो उनके जो रात का खाना था वो उनके दांतों में फंसा रह गया। उन्होंने क्या किया? उस जो फंसा हुआ खाना था उसको से खरोच खरोच के निकाला और निकाल कर उसकी छानबीन करी, तो पता चला उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई पड़े। अब इसीलिए एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहते हैं। आगे चलकर इन्हीं सूक्ष्म जीवों को हिरनबर्ग ने, है ना, बैक्टीरिया का नाम दे दिया, जीवाणु का नाम दे दिया। फिर आगे चलकर और भी लोग आए, रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर जैसे लोग आए। उन सभी लोगों ने बताया कि भैया जितने भी सूक्ष्म जीव है या जीवाणु हैं, ये अलग अलग जीवाणु अलग अलग रोग फैलाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसी ऐसी बातें हुई, वो जो मैं आपको बैक्टीरिया वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, आगे देखिएगा। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो आप कहेंगे एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि नहीं? यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ये कहां से, इनका संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जस्ट इमेजिन, सोचिए सोचिए,
कि एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसको माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, तो आप बस इतना सोचिए कि ये किस देश के हैं, तो आपका आंसर आएगा हॉलैंड के हैं। ये किस देश के हैं, तो आप कहेंगे हॉलैंड के हैं। अब हॉलैंड को वर्तमान में कहा जाता है नीदरलैंड। हॉलैंड को वर्तमान में क्या कहा जाता है, नीदरलैंड कहा जाता है। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, इन्हें ही सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, इन्हें ही सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, इन्हें ही सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, इन्हें ही जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें ही जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, है ना। इन्होंने सूक्ष्म जीवों की खोज, है ना, माइक्रो ऑर्गन्स की जो खोज थी वो किसमें की थी, अपने दांत की खुरचन में, अपने दांत की खुरचन में इन्होंने सूक्ष्म जीवों की खोज की थी, और एहरनबर्ग ने इन्हीं सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम दे दिया था। बताइए सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं? 100% क्लियर है सारी बातें? बहुत बढ़िया। अब अगले प्रश्न कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, एक और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। यहां 3 प्रश्न है। सबसे लंबी कोशिका। कुछ लोग यस सर बोलते नहीं है, हमें बड़ा अजीब लगता है। अगर आप लोग यस सर बोलते हैं ना तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ इनको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग यस सर बोलो, ठीक है, समझ में आया। जैसे अभी क्यों यस सर नहीं बोल रहा है, आप लोग यस सर बोलो, पहले सब लोग बोलेंगे, बोला, चलो। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो इसको कहते हैं माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, या फिर इसी कहते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इतना नहीं पूछा जाएगा। माइकोप्लाज्म। सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तंत्रिका तंत्र, आपकी है नर्वस सिस्टम। सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो सबसे लंबी कोशिका होगी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये तीनों प्रश्न याद रहेंगे जल्दी से। ये तीनों प्रश्न अगर आपको याद रहे तो फटाफट से आंसर बोलो जल्दी से। चलिए अब एक क्वेश्चन, ऐसे पक्षी कौन कौन से हैं जो उड़ते तो नहीं हैं लेकिन दौड़ते बहुत तेज हैं, जल्दी बताएंगे। ऐसे पक्षी जो उड़ते तो नहीं है, उड़ नहीं पाते हैं, है ना, फ्लाइटलेस होते हैं, है ना, क्या नाम है, फ्लाइटलेस होते हैं लेकिन रनिंग बर्ड्स हैं, बताइए। फ्लाइटलेस बट रनिंग बर्ड्स, ठीक है, उड़ान विहीन परंतु तीव्रगामी पक्षी। बताइए कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन दौड़ते बहुत तेज हैं। तो सबसे पहले शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे अफ्रीका। चलिए दूसरा बताइए। दूसरा याद कर लीजिए रीहा। दूसरा याद कर लीजिए रीहा, साउथ अमेरिका का पक्षी है। और तीसरा याद कर लीजिए एमू, ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। रीहा और एक याद कर लीजिए एमू, नाम सुने हो कहा हो आपने, ये दक्षिण अमेरिका का पक्षी है। दक्षिण अमेरिका जो सबसे तेज दौड़ता है, और एमू ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। चलिए यहां तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से स्पीड बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य की। आप लोग यहां पर बात करेंगे मनुष्य की। नंबर 1 सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल एंड बिगेस्ट सेल, और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका।
ठीक है, यहां पर हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं मनुष्य की सबसे लंबी, यहां पर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, वही यहां पे लिख देते हैं सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, जल्दी, ठीक, सबसे लंबी कोशिका। तो यहां पर सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? अंडाणु। याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सेल की, तो यहां पर अंडाणु हो जाएगा ओवम। ठीक है, ओवम। केवल स्त्रियों की बात करेंगे, स्त्रियों में। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी? स्पर्म, शुक्राणु जिसे कहते हैं, पुरुषों में। इसके सबसे लंबी कोशिका बता चुका हूं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नए नए प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अगर आपने कहीं पर पढ़ा भी है, पहले भी कहीं पढ़ा है, तो बताइए नए नए प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जल्दी से, जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया, यस सर। अब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं नॉर्मल सा, कुछ प्रश्न है नॉर्मल से, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। एक जैसा कार्य करने वाले ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? बताइए फटाक से। एक जैसा, एक जैसा कार्य करने वाले, कार्य करने वाले ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? ऊतकों का समूह, यानी ऐसे, यानी कि, चलिए आंसर बताइए, छोड़िए। दूसरा, दूसरा दूसरा है समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? बताइए। समान संरचना, समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति, समान कार्य और सामान्य उत्पत्ति वाली कोशिका का समूह क्या कहलाता है? कोशिका का समूह क्या कहलाता है? अरे प्रश्न पूछे गए हैं नॉर्मल से, और जबकि अब जो बच्चे नहीं बता पा रहे, सुन लीजिए, जो बच्चे नहीं बता पा रहे, जिनको लग रहा होगा अरे यार ये तो सर ने बताया ही नहीं है, सर तो अपने मन से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सर पहले से सब कुछ बता चुके हैं। देखिएगा, मैंने यहां पर आपको सबसे पहले बता दिया था कि कोशिका का समूह कहलाता है ऊतक, ऊतक का समूह कहलाता है अंगक, बस, और अंगक का समूह कहलाता है अंग, और अंग का कहलाएगा अंगतंत्र। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां पर मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर आ गया, यहां पर आंसर आ गया। कोशिका का समूह है तो यहां पर आ जाएगा ऊतक यानी टिश्यू, कोशिका का समूह है तो यहां पर आंसर आ जाएगा टिश्यू, और यहाँ ऊतकों का समूह है तो यहां पर आ जाएगा आंसर ऑर्गन, है ना? यहां पर आंसर आ जाएगा ऑर्गन। क्या गलत, क्या कठिन था इसमें? क्या कठिन था इसमें? बताइए। कुछ भी कठिन था? कुछ कठिन नहीं था, बस वही क्वेश्चन को हमने हल्का सा घुमाया और तुम लोग बैठ गए। अच्छा, सब छोड़ो, तो आपको बेसिक बेसिक बातें समझ में आ गई। अब और बेसिक पे चलते हैं। कोशिका के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि कोशिका के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है ना, और क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है। तो ये सब है क्या क्या, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, बताइए। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने दी थी? तो आप कहेंगे सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत 1838-39 में, 1838 और 1839 में दो लोगों ने मिलकर दिया था। एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय सेल थ्योरी वाज गिवन बाय ना स्लाइडेन एंड स्वान। याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर ही कोशिका सिद्धांत दिया था। बताइए,
जल्दी बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? आगे चलकर 1855 में रुडोल्फ विर्च आए। रुडोल्फ विर्च ने कहा सभी कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है, जो नई कोशिका बनती है, वो अपनी से पहले वाली कोशिका के थ्रू बनती है। यानी सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। मदर सेल से ही डॉटर सेल बनती है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताएंगे। जो स्लाइडन थे वो आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे और जो स्वान थे वो आपके जंतु वैज्ञानिक थे। बताइए, सारी बातें क्लियर हैं? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बताया आपने? क्योंकि भाई स्लाइडन ने कहा कि जितनी भी वनस्पति हैं, जितने भी पौधे हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यानी कि सभी पादप कोशिकाओं से बने हैं। स्वान ने भी यही बताया कि सभी जंतु भी कोशिकाओं से बना है। तो जंतु भी कोशिका से बनी है और पादप भी कोशिका से बनी है, इन दोनों ने मिलकर बताया। यानी कि सजीवों में पादप की बात करें चाहे जंतु की बात करें, दोनों में कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। तो इन्होंने ही बताया था। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। 1838 में इनने बताया, 1839 में इनने बताया, क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान के शास्त्री हैं और ये आपके जंतु विज्ञान के शास्त्री हैं। समझ में आगे कि नहीं आगे बात? और आगे चलकर 1855 आया। 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। रुडोल्फ विर्चो आए और रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने क्या कहा कि सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, मदर सेल से होती है, पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। सभी अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। धीमे धीमे तो नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों बच्चों? धीमे धीमे तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पक्की बात है। दोनों बेटा दोनों ही जर्मनी के थे। ये दोनों ही वैज्ञानिक किस देश के थे? ये दोनों ही वैज्ञानिक जर्मनी के थे। ये दोनों ही वैज्ञानिक कहां के थे? जर्मनी के थे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा की जाए। 100% पक्की बात है। सभी लोग जब यस सर बोलेंगे तभी बढ़ेंगे आगे, जल्दी से चलिए। ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का पालन नहीं करते, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, बताइए कौन कौन से ऐसे जीव जो कोशिका सिद्धांत का पालन, सेल थ्योरी का पालन नहीं करते हैं? कौन कौन है? कौन कौन है? कोशिका सिद्धांत का, सेल थ्योरी का पालन ना करने वाले जीव कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, जल्दी से जल्दी बताएंगे, स्पीड से। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 वायरॉइड, नंबर 3 प्रियॉन। याद रखना है आपको, ये 3 ऐसे हैं। नंबर 1 प्रियॉन, नंबर 2 वायरॉइड और नंबर पहला वायरस। ये 3 ऐसे हैं जो कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। अब कुछ नोट करवा रहा हूं, लिख लीजिए। इसको हिंदी में लिख दूं, विषाणु, इसको वायरॉइड ही कहेंगे, वायरॉइड्स, इसको हम लोग प्रियॉन कहेंगे। कुछ नोट करवा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। पहला, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? अगला, पादप यानी प्लांट और एनिमल, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? अगला, सरीसृप और पक्षी वर्ग यानी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग हो गया, ये आपका प्लांट एंड एनिमल हो गया, ये आपका रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हो गया।
इंग्लिश में बोल दे रहा हूं ताकि आप लोग जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बेहतर महसूस करें। तो बताइए, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी, आंसर हो जाएगा आपका सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है वायरस। वायरस। पादप और जंतु के बीच की कड़ी है युगलीना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी है युगलीना। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस। याद रखेंगे, 100% याद रखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे, सभी लोग याद रखेंगे, पक्की बात, 100%, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार। अब हम लोग यहां पर कोशिका के प्रकार देखेंगे। कोशिका के प्रकार। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ये सब नहीं देखेंगे, सीधे क्वेश्चन क्या, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। जैसे स्लाइडर ने बताया प्लांट सेल के बारे में और स्वान ने बताया एनिमल सेल के बारे में। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, ठीक है ना, कि पादप कोशिका में कौन कौन सी चीजें होती हैं और पादप जंतु कोशिका में कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो सुनिएगा। तो कोशिका के प्रकार, तो यहां पर हम लिख देते हैं पादप कोशिका, पादप कोशिका, प्लांट सेल, पादप कोशिका, और यहां पर हम लिख देते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, सुनिएगा। जैसे पादप कोशिका की बात बताई जाए तो यहां पर लवक, लवक जानते हो, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड समझते हो, पौधों को जो रंग प्राप्त होता है, पौधों को जो रंग प्राप्त होता है वो प्लास्टिड की वजह से प्राप्त होता है। पौधों को जो रंग प्राप्त होता है वो प्लास्टिड की वजह से प्राप्त होता है ना। वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक कहते हैं, 3 भागों में बटा होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ऐसे करके बटा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है तो लवक है ना, तो पादपों में जो लवक होता है वो कैसा होता है, उपस्थित होता है। पादपों में जो लवक होता है वो उपस्थित होता है। यहाँ पर जंतुओं में ऐसा तो नहीं है कि हम लोग धूप में घूम रहे हैं तो लाल हो गए, घर पहुंच के नीले हो गए, है ना, खाना खाते समय पीले हो गए, मम्मी कह रही है आओ मेरे लाल पीले, ऐसा कुछ नहीं ना, है ना। तो हम लोग जंतु कोशिका में क्या है, पादप लवक अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में पादप लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है ना, तभी कोशिका को मजबूती और बाहरी संरचना अच्छी प्राप्त होती है। हमारे अंदर सेल वॉल क्या होती है, अनुपस्थित होती है। हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरी बात करते हैं, अगली बात, जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लोग, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। तो लाइसोसोम पौधों में नहीं होती है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होती है ना। जैसे वैक्यूल्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, वैक्यूल्स की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। रसधानी पौधों में क्या होती है, उपस्थित होती है ना, पौधों में क्या होती है, उपस्थित होती है। और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है, लेकिन आकार में क्या होती है, छोटी होती है। आकार में क्या होती है, छोटी होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। यहां पर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम यहां पर क्या है, अनुपस्थित है। लाइसोसोम अनुपस्थित, लेकिन यहां पर क्या है, उपस्थित है। यहां पर लाइसोसोम पाया जाता है। अगला, वैक्यूल्स, रिक्तिका या रसधानी कहते हैं, रिक्तिका या रसधानी कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें सुनते रहिएगा, यहां पर क्या होती है, एक होती है, संख्या कितनी होती है, एक होती है, और आकार में बड़ी होती है। आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि यहां पर आकार छोटा होता है, उपस्थित होगी यहां पर जंतु कोशिका में उपस्थित होगी, लेकिन आकार छोटा होगा और संख्या ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, यानी यहां पर भी क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन आपसे एसएससी वगैरह में पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो जंतु कोशिका में जो
राजधानी या वैक्यूल्स होती है वो आपकी संख्या में ज़्यादा है लेकिन आकार उसका छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में वैक्यूल्स जो होते हैं, राजधानी जो होती है या रिक्तिका जो होती है वो आकार में बड़ी होती है और उनकी संख्या सिर्फ एक होती है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। कोशिका, यहाँ पर पादप कोशिका की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 4 हो गए। 5वीं बात करते हैं। यहाँ पे भोजन का जो संचय होता है, भोजन का संचय, भोजन का जो संचय होता है यानी जो पादपों में भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है, ठीक है ना। जबकि जंतु कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में जो भोजन का संचय होता है ना, भोजन का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कभी प्रीवियस ईयर के पेपर बच्चे उठा के देखो, मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूं क्योंकि आपको बता रहा हूं कि जो जो बातें सिर्फ मैं बताऊंगा सिर्फ वही वही पेपर में पूछी जाती हैं और आएंगी लगातार वही वही। बात समझ में आ रही है? बताएंगे? पक्की बात है? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में पूछा जाए, जंतुओं में पूछा जाए कि मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, अगला, अगली बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अगली बात करेंगे तो अगली बात में हम लोग आएंगे किस पर? हाँ, केंद्रक के बारे में। अगली बात पे हम लोग आएंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक इसमें भी उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है और इसमें भी जो केंद्रक है वो उपस्थित होता है। लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है यह मध्य में होता है, यह कोशिका के मध्य में होता है, यह कोशिका के मध्य में होता है। ठीक है, और यह कोशिका के किनारे भाग में होता है, यह कोशिका के, यह कोशिका के किनारे भाग में होता है, किनारे भाग में होता है। बताओ, समझ में आ गया? अगला लास्ट है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जबकि हमारे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है ना। तो यहां लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण जंतु कोशिका में नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो बस ये 7 पॉइंट थे, हमने आपको बताया पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। आई विश आपको समझ में आया कि नहीं आया तो यस सर बोलो, नहीं आया तो यस सर बोलो, जो भी बताओ जल्दी से, जल्दी से स्पीड से बताएंगे, जल्दी जल्दी। मन में आ रहा होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, क्यों बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बता दिया करो कि सर मुझे समझ नहीं आता। चलो आज बता देता हूं। अब मन में आ रहा है ना सबके कि सर वो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है एक बार समझा दीजिए बस। चलिए देख लेते हैं। एक है आपका प्रोकैरियोटिक, समझा देता हूं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखेंगे 2 चीजें हैं, एक है प्रो और एक है कैरियोटिक, है ना। जो कैरियोटिक शब्द है उसका मतलब है कैरी ऑन। क्या है बच्चे? कैरी ऑन। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है प्रो और एक है कैरी ऑन। ठीक है, यहाँ पे 2 शब्द मिलेंगे। तो जो प्रो है और जो कैरी ऑन है, तो कैरी ऑन का मतलब होता है केंद्रक, सुनते रहे ना, है ना। तो कैरी ऑन का मतलब क्या है? केंद्रक। और प्रो का मतलब होता है पहले। ठीक है, प्रो का मतलब क्या है? पहले, यानी कि केंद्रक के पहले, यानी केंद्रक के पहले जो चीजें पाई जाती हैं वो सब प्रोकैरियोटिक में आएंगी। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें केंद्रक, केंद्रक विकसित नहीं होता है, यानी केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, अविकसित रूप से केंद्रक पाया जाता है। यानी केंद्रक क्या लिखेंगे? अनुपस्थित। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित, यानी केंद्रक के पहले। बात समझ में आ रही है? तो केंद्रक अनुपस्थित होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे जीवाणु की बात कर ली जाए, बैक्टीरिया की बात कर ली जाए, है ना, जैसे बीजीए की बात कर ली जाए जिसे हम लोग कहते हैं नीलहरी शैवाल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
ठीक है। तो जैसे जीवाणु की बात की जाए, जैसे हम लोग नील हरित शैवाल की बात करें, नील हरित शैवाल की बात करें, जैसे ऑर्किया की बात करें, तो ये सब आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएंगी। अब एक आता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक आपकी आती है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। अब ये यूकैरियोटिक क्या है, आप देखेंगे ये है EU और ये है कैरियन। कैरियन का सिर्फ एक ही मतलब है, केंद्रक, और यू का मतलब होता है बाद में, यू का मतलब होता है बाद में, है ना। यानी कि केंद्रक के बाद में जितनी चीजें बनी हो, यानी कि केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिकांग सुविकसित होते हैं, सेल ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डेवलप होते हैं, सुविकसित होते हैं। एग्जाम्पल प्लांट सेल, एग्जाम्पल क्या है, प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, और नंबर 2 एनिमल सेल, जंतु कोशिका, एनिमल सेल इसे कहेंगे जंतु कोशिका। याद रखोगे, अब तो समझ में आ गया बच्चे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो नहीं लग रहा होगा, जल्दी बताओ फटाक से, अब तो नहीं लग रहा होगा कुछ गड़बड़, अब लग रहा होगा हाँ अब समझ में आ गया है, जल्दी से। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। 4 बातें बताऊंगा, अब सेल से 4 बातें बताऊंगा, उसको एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा, बताया जाए, जल्दी कराओ। 4 बातें बताऊंगा, उसको एग्जैक्टली याद कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। पहला, पहला लाइसोसोम, सॉरी, पहला सेल वॉल। पहली बात बताऊंगा सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन पूछा जाता है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, एग्जैक्टली याद कर लो। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी कार्ब्स पढ़ोगे, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे तो और इसमें समझ में आएगा। तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपका आंसर आएगा काइटिन। तो सेल वॉल से समझ में आ गया क्वेश्चन, सेल वॉल से क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा, दूसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया, 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 इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। इसके बाद तीसरा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कोशिका का यातायात केंद्र, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कोशिका का श्वसन कहाँ होता है, कोशिका का श्वसन केंद्र, कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है, तो कोशिका का श्वसन केंद्र है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेल वॉल हो गया। लवक के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि लवक क्या करता है, तो लवक पौधों को रंग प्रदान करता है। और कोशिका का पावर हाउस बता ही दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको समझना नहीं है। और रुक जाओ, 2 मिनट रुका करो भाई, बता रहा हूँ। सीधे केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है।
तो केंद्रक से कुछ क्वेश्चन है, उसको याद कर लेना है। तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की जो खोज है किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? डीएनए पढ़ना होता है, आरएनए पढ़ना होता है ना, और क्रोमैटिन रेटिकुलम पढ़ना होता है। क्रोमैटिन रेटिकुलम पढ़ना होता है, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? डीएनए, आरएनए और क्रोमैटिन रेटिकुलम होते हैं किसमें भैया? क्रोमैटिन जाल होते हैं किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेडिंग डाल लीजिए केंद्रक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका, कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? बताएंगे जल्दी से। आनुवांशिक पदार्थों का भंडार कहाँ रहता है और कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहेंगे? कंट्रोल पार्ट कौन होगा कोशिका का? तो आप कहेंगे केंद्रक है। इसके बाद आनुवांशिक पदार्थों का भंडार, आनुवांशिक पदार्थों का भंडार कौन होगा? तो आप कहेंगे केंद्रक होगा। देखिएगा, जैसे हमने कहा ना कि क्रोमैटिन जाल होते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम होते हैं केंद्रक के अंदर, बहुत सारे ऐसे क्रोमैटिन के जाल ऐसे बने होते हैं। और जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही जो जाल है वो टूट जाते हैं और सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, फिर ये बना देते हैं आपके क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन रेटिकुलम जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताएंगे फटाक से, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर सीधे बात कर लीजिए डीएनए पर, सीधे बात कर लीजिए डीएनए पर। तो पहला क्वेश्चन है डीएनए आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई है। पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई, आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई। तो आप कहेंगे डीएनए। फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज। अब ये जो राइबोज है ये क्या है भैया? शर्करा। राइबोज क्या है? शर्करा है। और ये क्या है? न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। तो डीऑक्सीराइबोज यानी कि जो शर्करा है वो कैसी है? डीऑक्सीजनेटेड है ना। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है ना। तो डीएनए में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शर्करा है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपने कहा डीएनए है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका आंसर आ जाएगा जीन, ठीक है। इसके बाद डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल है वो किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? तो आप कहेंगे वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल मॉडल। सुनते रहिएगा, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आराम से समझिएगा। डीएनए है ना, सबका डीएनए अलग होता है, सबका डीएनए क्या होता है? अलग होता है। डीएनए अलग होता है, अलग होता है। और डीएनए में 4 क्षार पाए जाते हैं, 4 क्षार यानी बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए, जी, टी, सी। इसे कहते हैं एडानिन, जी से हो जाएगा ग्वानिन, टी से हो जाएगा थाइमिन और सी से हो जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन। क्लियर है? तो याद रखिएगा डीएनए में कितने क्षार होते हैं? तो डीएनए में 4 क्षार होते हैं। एजीटीसी होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। याद रखोगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। न्यूक्लिक अम्ल बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक ही कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। अभी इतना नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा डीएनए में कितने क्षार होते हैं? 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये याद रखोगे। एजीटीसी याद रखोगे, एजीटीसी याद रखोगे 100%। जल्दी बताइए फटाक से, याद रखोगे? पक्की बात है। चलिए
जब कभी आप डीएनए को अच्छे से देखोगे तो वो डबल हेलिकल बॉन्ड से जैसे जुड़े रहते हैं, जैसे ए डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है टी से, और जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है सी से। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब आप बहुत अपर लेवल का पेपर देंगे तब जाके ये सब समझ में आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर रहेगा? बताइए फटाक से। 100%। चलिए, तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आरएनए। आरएनए आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और आरएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए व डीएनए में अंतर क्या है? आरएनए व डीएनए में अंतर क्या है? डीएनए में एजीटीसी पाया जाता है, एजीटीसी, जबकि आरएनए में पाया जाता है एजीयूसी, है ना। यानी क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? टी की जगह क्या है? यू, है ना। अर्थात आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। याद रखोगे? पक्की बात? 100%। आरएनए में क्या होता है? थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। पक्की बात है। चलिए, छोटी छोटी बातें हैं। यदि यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फिर आपका आंसर आएगा जीन। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर आएगा जीन। जीन। और जो जीन शब्द है वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे जोहानसन ने। जीन का काम क्या होता है? कोई बताएगा? जीन का काम क्या होता है? और जीन किस में होते हैं? डीएनए में और क्रोमोसोम, ठीक है। जीन किस में लगे होते हैं? तो डीएनए और क्रोमोसोम में लगे होते हैं। तो डीएनए का पार्ट है जीन, याद रखिएगा, आनुवांशिक पार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? जीन शब्द किसने दिया है? तो मैंने आपसे कहा जोहानसन ने दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए जो है, डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? केंद्रक के अलावा बताइए, डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? जल्दी जल्दी। डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? तो आप कहेंगे केंद्रक के अलावा एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और अगर हम लोग पादप कोशिका की बात करें तो आपका हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के अलावा डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये ऑप्शन में ना रहे तो लगा दीजिएगा प्लास्टिड। समझ में आ गया? चलिए, बाकी बहुत कठिन नहीं पढ़ना है आपको, सामान्य विज्ञान आना है। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जीन का कार्य क्या है? आपसे पूछा जाए जीन का कार्य क्या है, तो आपने देखा होगा माता पिता के जो लक्षण है वो आगे बच्चों में भी मिलते हैं। माता पिता के जो लक्षण हैं वो आगे बच्चों में भी मिलते हैं। तो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाने का काम कौन करता है? तो कहेंगे जीन करता है। तो माता पिता के लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो कौन करता है? तो आप कहेंगे जीन करता है। ठीक है, याद रखोगे, पक्की बात है। अगला है गुणसूत्र। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन पर। इसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। गुणसूत्र, गुणसूत्र सबसे पहला नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किया था वॉल्डेयर ने। किसने किया था? वॉल्डेयर ने, है ना। और खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, गुणसूत्र का काम क्या है? गुणसूत्र का काम क्या है? गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। और इसको अभी हम लोग एक्स वाई लेकर चल रहे हैं, है ना। यदि एक्स एक्स है
यदि एक्स एक्स है तो वो क्या है, फीमेल है। यदि वो एक्स एक्स है तो फीमेल है, और एक्स वाई है तो मेल है। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा मेल होगा कि बच्चा फीमेल होगा, वो किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, तो बच्चा मेल होगा कि बच्चा फीमेल, ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, तो आप कहेंगे पिता के क्रोमोसोम पर, क्योंकि ये देखिए इसके पास तो ऐसी एक्स ही एक्स है, इसके पास और एक्स वाई दोनों है ना। तो बच्चे का लिंग, बच्चे के लिंग का निर्धारण, बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है वो पिता के क्रोमोसोम पर होता है, पिता के क्रोमोसोम करता है, ठीक है, ना कि माता का। फिर भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो लड़की पैदा हो जाती है तो लोग बहू को ही कोसते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये बात आपको समझ में आ गई ना। देखिएगा जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई है, ठीक है ना। ये एक कंडीशन बनेगी लड़की पैदा होगी, ये कंडीशन बनेगी लड़का पैदा होगा, ये कंडीशन बनेगी लड़की पैदा होगी, है ना, और फिर ये कंडीशन बनेगी तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो 25 25 25 25 यानी कि 50% चांसेस हैं लड़का पैदा होने के और 50% चांसेस हैं लड़की पैदा होने के। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ना तो लड़की पैदा हो ना तो लड़का पैदा हो, वो एक विकार होता है, वो क्या होता है, रोग होता है ना, और वो विकार कहलाता है वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम, और क्या कहलाता है, क्लीनफेल्टर। ये विकार होते हैं पुरुष और महिलाओं में, पुरुषों में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, ये विकार हो जाता है, तो ना तो लड़का पैदा होता फिर ना तो लड़की पैदा होती है। कुछ क्रोमोसोम याद कर लीजिए, जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 23 जोड़ी, यानी 46 होते हैं। आलू, चिंपैंजी और तमाकू में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 24 जोड़ी। इसके बाद खरगोश में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 22 जोड़ी। खरगोश में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 22 जोड़ी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। आई। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की बात करेंगे। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद, हम लोग फिर रोग कारक और इन सब पर बात करेंगे, और फिर लास्ट में ब्लड और ब्लड ग्रुप पर बात करेंगे। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो सर बोलो फटाक से, फिर हम लोग अगली बात करेंगे जल्दी।